ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2020 का पेपर 1, है ना, फिजिक्स पेपर 1। ठीक है। 1 मिनट। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस आर मेड ऑन प्लेइंग kept horizontally. ठीक है। one end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that the football does not start rolling. ओके है क्या ना कि एक हॉरिजॉन्टल रॉड है ना, हॉरिजॉन्टल रॉड है, उसके बीच में एक होल है, उसके ऊपर एक फुटबॉल रखा हुआ है। जो होल का डाया है वो फुटबॉल के डाया से कम है, तो वो अटका हुआ है उसमें। ठीक है ना। जब इस प्लेन को ऐसे लिफ्ट करेगा तो क्या होगा, लिफ्ट करेगा किसी पर्टिकुलर एंगल के बाद वो बॉल रोल करता हुआ नीचे आएगा। किसी पर्टिकुलर एंगल के बाद, किसी मैक्सिमम, तो दैट पर्टिकुलर एंगल को फाइंड करना है जिसके बाद बॉल क्या हो जाए, रोल करना शुरू हो जाए। तो किस थीटा मैक्सिमम तक वो ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। ठीक है। देखो ये अभी तो है हॉरिजॉन्टल है, तो बॉल का टोटल वेट ऐसे होगा, तो ए और बी दोनों पे नॉर्मल सेम होगा, है ना। लेकिन जैसे ही ऐसे टिल्ट करते जाएंगे, ए पे नॉर्मल बढ़ता जाएगा, बी पे घटता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो गिरने गिरने का रहेगा, रोल कर, जैसे वो रोल करने की पोजीशन में आ जाएगा डाउन, तो बी का नॉर्मल जीरो हो जाएगा और पूरा वेट जो है वो ए पे आ जाएगा। मतलब ए पे नॉर्मल होगा और बी का नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए पे नॉर्मल है ना, नॉर्मल है किसी स्फीयर पे, जो नॉर्मल होगा वो बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। ये नॉर्मल है ना। इसका जो वेट है उसका दो कंपोनेंट होगा। ये क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है। इसका वेट का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, है ना। और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो ए के अबाउट देखेंगे, एम जी साइन थीटा का टॉर्क इधर होगा और एम जी कॉस थीटा का टॉर्क देखो ऐसे है ना, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क। तो एम जी साइन थीटा इसे रोल कराना चाहेगा नीचे, एम जी कॉस थीटा उसे रोकेगा। तो कब तक वो मूव नहीं करेगा। एक और बात देखो, ये रेडियस हो गया आर, इस एंगल को अगर मैं अल्फा बोलूं, है ना, ये क्या हो जा रहा है। देखो ये आर है, ये इसे मैं वाई ले लेता हूँ, ये वाई है, ये स्मॉल आर हो गया, इसे एंगल लेता हूँ अल्फा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस मैक्सिमम एंगल तक वो रोल नहीं करेगा। रोल कराने वाला कौन है, अगर मैं ए के अबाउट लूँ तो टॉर्क एम जी साइन थीटा का टॉर्क, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ए के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा वाई। अगर ये लेस देन इक्वल टू रहेगा तो किससे, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क ए के अबाउट, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर, तो ये रोल नहीं करेगा, है ना। एम जी ये कट गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू आर बाई वाई, आर बाई वाई। अच्छा, टेन थीटा अगर आर बाई वाई हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा के टर्म में देखें तो, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई आर, है ना। देयर फोर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को निकालना है ना, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आर बाई आर। ठीक है। मतलब ये जो अल्फा है वो थीटा के बराबर हो गया, थीटा के
बराबर हो गया है ना, ये अल्फा थीटा के बराबर हो गया यहाँ पे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, ये डिस्क है, and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk, मतलब डिस्क में टच नहीं कर रहा है, ऊपर में है ना, एक्सिस से किसी एक्सिस से हट के वो डिस्क के ऊपर में ऐसे हेल्ड किया हुआ है, डिस्क को टच नहीं कर रहा है, ऐसे नॉर्थ है ना, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ना, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होगा। ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क विल, एक बात देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, एक सिंपल सा बात है ना, अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट और ये कॉइल है, अगर मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराऊं तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इस पर नॉर्थ अपियर हो जाएगा ना, है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स का। तो जैसे ही नॉर्थ ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो कॉइल देखो रिपल्सन की वजह से इधर मूव करेगा, दूर जाएगा। दूसरी सिचुएशन में देखो, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो यहाँ पे जब दूर जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लो यहाँ पे क्या अपियर हो जाएगा, साउथ ना, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये पास आएगा। मैग्नेट अगर राइट जा रहा है तो कॉइल भी राइट जा रहा है, मैग्नेट अगर लेफ्ट जा रहा है तो कॉइल भी लेफ्ट जा रहा है, मतलब मैग्नेट और कॉइल का मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है ना। तो अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे जब इस मैग्नेट को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो कॉइल भी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखो ना यहाँ पे जरा देखो, जैसे ही ये दूर जाएगा है ना, जैसे ये दूर जाएगा, ठीक है, दूर जाएगा ये, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का फ्लक्स चेंज करेगा, तो यहाँ पे क्या, जरा गौर करो फिर से, सेकेंड वाला केस देखो ना, दूर जा रहा है ना, जैसे दूर जाएगा तो नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ अपियर हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जैसे ये दूर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साउथ अपियर हो जाएगा, है ना। ये साउथ क्या करे, जैसे ये ऐसे रोटेट करेगा तो नॉर्थ और साउथ में फिर अट्रैक्शन होगा, तो वो अट्रैक्शन क्या करेगा, डिस्क को उसी डायरेक्शन में मूव कराएगा। अगर मैग्नेट ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो एक एडी करंट जनरेट होगा, उसकी वजह से हीट जनरेट होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में है रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और हीट जनरेट होगा, है ना। ऑप्शन सी में कह रहा है नॉट रोटेट एंड टेम्परेचर विल राइज, अच्छा टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, ये तो नहीं होगा। नॉट, ऑप्शन डी में है नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल राइज स्लोली, तो नॉट रोटेट, रोटेट तो करेगा सेम डायरेक्शन में बट टेम्परेचर भी राइज करेगा ड्यू टू एडी करंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, सी फिगर बिलो, it is a horizontal floor, it is on a horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the scale on top of the axle. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle, मतलब pure rolling है, and the roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 centimeter, then the position of the scale, देखो स्केल कहाँ पे रखा हुआ है, एक्सल, ये जो देखो है ना, ये एक्सल है, ये एक्सल के ऊपर रखा हुआ है ना। इसका एक इन यहाँ पे, इस इन को मैं x0 बोल रहा हूँ, ये x 100 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे ये ऐसे है, ये एक्सल हुआ 1 मिनट,
1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ। ओके, देखो ये डिस्क है, सॉरी रोलर है, रखा हुआ है। ये इसका एक्सल था, एक्सल के ऊपर क्या रखा हुआ है, मीटर स्के, प्योर रोलिंग में है ना। इसका सेंटर यहाँ पे है, अगर सेंटर है, ये सेंटर के पास एक वेलोसिटी v होगा और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। ये देखो, ये अगर रेडियस r है, ये रेडियस स्मॉल r है, इस पॉइंट के पास इधर वेलोसिटी v, इधर क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा r। तो प्योर रोलिंग के v माइनस ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द फ्लोर, फ्लोर है ना, फ्लोर का स्पीड 0 है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। प्योर रोलिंग का कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट को मैं ए लिख रहा हूँ, है ना, जहाँ पे मीटर स्केल ऐसे लगा हुआ था। ये ओ, ये सेंटर, ये ए, है ना। ए के पास दो वेलोसिटी होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, आर। ए के पास जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v प्लस ओमेगा इंटू आर, है ना, लीनियर स्पीड। ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ। ये सेंटर के पास कौन सा वेलोसिटी है, v। तो ए के पास जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, v प्लस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, v बाई आर, ठीक है, स्मॉल आर। अच्छा, स्मॉल आर यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल आर जो है वो आर का हाफ है ना। एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, एक का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो ये आर बाई 2 करेंगे तो ए का स्पीड सेंटर के स्पीड का 3/2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना हम लोग कि ए का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेंटर के डिस्प्लेसमेंट का 3/2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए का डिस्प्लेसमेंट है ना, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर। ए रॉड कितना आगे बढ़ेगा, 75 सेंटीमीटर। जो पोजीशन कांटेक्ट में था, है ना, तो कितना आगे बढ़ेगा, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो ना, अब यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये रोटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना, कि एक कॉइल है जिसका रेडियस आर है, नीचे वाला, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी नॉट में रखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ठीक है। अब क्या है कि इसका ये कनेक्टेड है, ये वर्टिकली कनेक्टेड है, देखो ना, इट्स टू एंड्स आर connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge q and a switch. The coils in a horizontal uniform magnetic field V naught parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short duration of time. Okay. क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन्ड बाय द कॉइल। देखो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ डी टी, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, एन आई क्या है, डी क्यू बाई डी टी, है ना। ये डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे ही इसको स्विच को ऑन करेंगे तो एन आई, ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, बी इंटू डी टी, ये डी टी कट जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना गेन करेगा, एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट, और ये इंटीग्रेटिव
इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट देखो, एक यहाँ पे ना एक ग्लास है, ये ऐसे इस शेप का है ना, इधर एयर है, इधर भी एयर है। एक पैरेलल रे ऐसे ग्लास पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका वेव फ्रंट कैसे होगा, ऐसे प्लेन ना। जब ये इन करेगा ऐसे सीधा पास हो जाएगा ना, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ऐसे। इस ग्लास के अंदर भी वेव फ्रंट सीधा होगा। देखो यहाँ पे जब कर्वेचर ऐसा हो, ठीक है ना, और ऐसे लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इसका वेव फ्रंट ये देखो, ये प्लेन है ना, तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा इसका वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, ऐसा, इसी का जस्ट ऑपोजिट। तो अगर कह रहा है ना कि करेक्ट शेप ऑफ द इमरजेंट वेव फ्रंट, जो इस ग्लास से जो इमर्ज करेगा, तो आप दिखा सकते हो ना ऐसे, कैसे हो जाएगा, देखो ये इधर है तो आप इसको ऐसे दिखा, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसके ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसके ऑपोजिट ये हो जाएगा, है ना वेव फ्रंट। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना, एक यूट्यूब है, ये क्या कर दिया मैं, ठीक तो था। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। जब वाटर भरा हुआ होगा तो पहले तो दोनों में सेम हाइट होगा। इस सेम हाइट को मैं कुछ बोल रहा हूँ एच, वो दिया हुआ है 0.29। अब क्या किया गया, लेफ्ट लिम में, ये वाटर है ना, वाटर का डेंसिटी 1000 वाटर है। अब लेफ्ट लिम में क्या है, इनिशियली द वाटर लेवल स्टैंड 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। अब क्या करें, केरोसिन ऑयल ऑफ डेंसिटी 800 kg per meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 मीटर। लेफ्ट आर्म में केरोसिन ऑयल डाला गया, तो जैसे ही केरोसिन ऑयल लेफ्ट आर्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा गौर करो, ये लेवल घट के ये लेवल इधर से कुछ डिक्रीज करेगा और इधर से उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये इधर से डेल एच डिक्रीज किया, ये डेल एच इंक्रीज कर जाएगा इधर, है ना, इधर वाला उधर चला गया। और इसमें क्या ये है, ये क्या डाल दी, केरोसिन ऑयल। ये केरोसिन ऑयल का टोटल लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये हाइट कितना हो जाएगा, तब पहले एच था, डिक्रीज हो गया तो हो जाएगा ये एच माइनस डेल एच। ये टोटल हाइट दिया हुआ है h1, और ये टोटल हाइट, इधर वाला टोटल हाइट दिया हुआ है, इधर वाला राइट वाला h2। ओके, इक्विलिब्रियम में आ गया तो इस दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा ना, सेम लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है। ए और बी का प्रेशर इक्वेट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर। ये केरोसिन ऑयल है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों साइड से रो जी एच में, दोनों साइड से जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ लिख रहा हूं रो एच। तो क्या हो जाएगा, रो एच प्लस, इधर क्या हो जाएगा, इधर फिर वाटर है, रो एच कितना है वाटर, एच माइनस डेल एच है ना, एच है 0.29 माइनस डेल एच इज इक्वल टू, राइट में सिर्फ क्या है, वाटर है ना, कितना है, एच प्लस डेल एच। ये 20 कैंसिल आउट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 0.8 प्लस, मैं डायरेक्ट लिखूँ, इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 20 डेल एच।
तो डेल एच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8/20। तो डेल एच कितना हो गया 0.04 मीटर। फाइंड करना है H1/H2। देयरफॉर H1/H2 इज इक्वल टू क्या, H1 क्या हो जाएगा H माइनस डेल एच प्लस 0.1 है ना, H माइनस डेल एच प्लस 0.1 बाई H2 कितना है H प्लस डेल एच। तो H1/H2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.39 माइनस 0.05 0.35, तो 35/0.29 प्लस 0.04 33। तो दिस इज द रेशियो ऑफ H1/H2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कर रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ पोटेंशियल एनर्जी U। देखो कोई ऐसे है, ऐसे किसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, जिसके पास कोई सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितना Fr है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग ग्रेडियंट लेंगे तो फोर्स दे देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही F हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स where F is a positive constant and R is a distance from the origin, its energies are calculated using the Bohr's model। मतलब बोर मॉडल इसमें वैलिड है, ठीक है। बोर मॉडल अगर वैलिड है तो ये F सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, तो क्या हो जाएगा ये mv²/r। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा, जब यहाँ पे बोर्स मॉडल वैलिड है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा mv²r² इज इक्वल टू हो जाएगा n²h²। मैं एक m को इधर ले आया, ये जो mv²r है, सॉरी ये mv² के बदले हम लोग पुट कर सकते हैं ना इक्वेशन 1 से, mv² fr हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Fr³ इज इक्वल टू n²h²/4π²m। देयरफॉर R³ इज इक्वल टू हो जाएगा n²h²/4π²fm। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया n पे पावर 2/3। ये इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 में क्या है v² इज डायरेक्ट टू r हो जाएगा ना, तो v और ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n पे पावर 2/3 के, तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 1/3 है ना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। R इज डायरेक्टली टू n पे पावर 2/3 एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 1/3। नेक्स्ट कर रहा है टोटल एनर्जी। नेक्स्ट देखो टोटल एनर्जी का बात कर रहा है। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1 से mv²/r क्या होगा Fr/2, और पोटेंशियल एनर्जी Fr है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 Fr। 3/2 Fr का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं कितना हो जाएगा, यहाँ से R का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, क्या हो जाएगा n²
एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर FM पे पावर 1/3। तो टोटल एनर्जी विल बी 3/2। एफ को अंदर ले जाएंगे क्यूब रूट के अंदर, तो एफ क्यूब हो जाएगा, एक एफ कट जाएगा, तो हो जाएगा ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M पे पावर 1/3। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी ही है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया 64 mm स्क्वायर। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी at temperature 2500 Kelvin, emitting radiation like a point source when viewed from far. At night, the light bulb is observed from distance 100 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी डेटा गिवन है पहले उसे आप लिख लिया करो, है ना, एक लंबा क्वेश्चन है। At night, the light bulb is observed from a distance of 100 मीटर। Assume the pupil of the eyes of an observer to be circular with radius 3 mm. Then कुछ फाइंड करना है। देख तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या फाइंड करना है। पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट किस रेंज में होगा, ठीक है। पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट क्या हो जाएगा, एज अ ब्लैक बॉडी है तो अकॉर्डिंग टू स्टेफेंस लॉ लिख सकते हैं ना, सिग्मा ए टी पे पावर 4, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेफेंस लॉ। सिग्मा का वैल्यू कितना है 5.67 इंटू 10 पे पावर -8। एरिया फिलामेंट का दिया हुआ ऊपर में 64 mm स्क्वायर, तो 64 mm स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -6। टी दिया हुआ है 2500, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 25 625 625 और 10 पे पावर ये 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फिलामेंट से कितना रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 5.67 इंटू 64 इंटू 625 इंटू 625 सॉल्व के आ रहा है 1.41.75 वॉट। तो जो रेंज गिवन है उस रेंज से तो बाहर है, तो ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते, सेकेंड ऑप्शन है रेडिएशन पावर इंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, आई में जो इन करेगा वो कितना हो जाएगा, फिलामेंट से जितना पावर निकला इनटू आई का रेडियस का स्क्वायर, मेरे एरिया ले लेता हूँ, बाई जितना डिस्टेंस में है। देखो फिलामेंट अगर छोटा है तो उसका जो रेडिएशन निकलेगा वो चारों तरफ फैलेगा ना, एक स्फेरिकल रीजन में फैलेगा, तो स्फेरिकल है ना, पावर एमिटेड बाय द फिलामेंट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, ये 4 पाई, डिस्टेंस क्या था एल स्क्वायर, है ना, एल गिवन है, ये 141.75 इंटू आर दिया 3 mm का स्क्वायर 9 इंटू 10 पे पावर -6 बाई 4 इंटू एल दिया 100 मीटर मतलब 10 पे पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 141.75 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ रहा है 318.94 वॉट। नहीं नहीं ये इतना नहीं आ रहा है, इंटू 10 पे पावर -2 है। इसको मैं डायरेक्ट एक ही बार में लिखता हूँ, कितना हो जाएगा ये 3.18 में लिख सकता हूँ। तो बी का जो ऑप्शन है वो किसके किसके बीच में 3.15 से लेकर 3.25, नहीं ये अच्छा मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ,
ऊपर -6 है, ये -4 -10, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ पे बचेगा ये जल्दीबाजी में ये सब याद रखना है। कितना आ रहा है, आई में जो इन कर रहा है वो कितना आ रहा था, 3.19 इंटू 10 पे पावर -8 वॉट। और जो रेंज गिवन है बी में उसी रेंज में है, तो बी सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। सी में कह रहा था वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, हम लोग को मालूम है ना, अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, लेमडा, जिस लेमडा पे इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन मैक्सिमम होगा इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है 0.29 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर केल्विन। लेमडा किस पे कह रहा है, अच्छा लेमडा तो फाइंड ही करना है, तो कितना हो जाएगा 0.29 बाई टेम्परेचर दिया 2500, सॉल्व करो क्या हो जाएगा ये 29 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1160, ये नैनोमीटर में इतना हो जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी सही है ना, 1160 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 नैनोमीटर, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, 11 क्या था 1174 ना, 1740 डी वाला देखो, देखो नंबर ऑफ फोटोन इंटरिंग इनटू द आई क्या हो जाएगा, पी आई जो इन कर रहा है आई में लेमडा बाई एच सी, ये होता है ना, पी कितना दिया हुआ है, कितना इन कर रहा है 3.19 ना, 3.19 इंटू 10 पे पावर -8, लेमडा क्या है 1740 नैनोमीटर बाई एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 पे पावर -34, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10 पे पावर 8, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 3.19 इंटू 1740 डिवाइडेड बाई 6.63 डिवाइडेड बाई 3, तो अप्रोक्स आ जा रहा है n इज इक्वल टू 279 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा ये 34 -16 -9, कितना हो जा रहा है ये आ रहा है 8 है ना, एक मिनट 34 -16 -9 इज इक्वल टू 9, ऑप्शन में क्या है 2.75 से लेकर 2.85, हाँ उसी रेंज में आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ना 2.79 इंटू 10 पे पावर 11, उसी रेंज में है, तो ऑप्शन डी भी सही है। ये भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, 1 मिनट रुक जाना। हाँ अकबर, हेलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें sometime it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given. ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि अगर पोजीशन का क्या होगा एल डायमेंशनल, एक्स पे पावर अल्फा से डिनोट करें, स्पीड को एक्स पे पावर बीटा से
और क्या है, एक्सेलरेशन को क्या कह रहा है, एक्स पे पावर पी से, और मोमेंटम एम एल टी माइनस वन को एक्स पे पावर क्यू से, और फोर्स एम एल टी माइनस टू को एक्स पे पावर आर से डिनोट करें। तो अल्फा पी ये जो है एक्स पे जो पावर है उसमें क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है। तो ना हम लोग पहले ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा पी और बीटा में रिलेशन। तो अल्फा पी बीटा तो इन तीनों से आ जाएगा ना। देखो अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, t माइनस वन इज इक्वल टू एक्स पे पावर बीटा माइनस अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर दूं तब भी हो जाएगा t पे पावर माइनस वन एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, p माइनस बीटा। अल्फा बीटा और p में रिलेशन चाहिए इसलिए मैं ऐसा किया। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसलिए पावर को इक्वेट करते हैं, क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस बीटा। तो हो जाएगा अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा, मतलब ऑप्शन 1 सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन के लिए मैं देख रहा हूं, पी क्यू आर और बीटा में है ना, पी क्यू आर और बीटा। तो ऐसा कर सकता हूं क्या कि अगर मैं 4 को, मोमेंटम है उसको स्पीड से अगर डिवाइड कर दूं, स्पीड किस में है, 2 में, तो आ जाएगा m इज इक्वल टू एक्स पे पावर q माइनस बीटा। इसी तरीके से सेम लाने के लिए इक्वेशन 5 को, फोर्स को अगर एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन डायमेंशन ये हो जाएगा, ये क्या है, r माइनस पी। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो q माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस पी। ठीक है, तो p इधर आ जाएगा, p प्लस क्यू, r इधर आएगा माइनस, उधर बीटा चला जाएगा ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसी तरह से देखो जब बी करेक्ट हो गया तो डी तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि डी में क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर है। इसी तरह से सॉल्व करके देखना, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इजी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ई का वैल्यू गिवन है 400√3 is applied in a region, a charge particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with initial speed, a speed given है ना, 2√10 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दिस पार्टिकल इज क्लेम्ड m to hit the target t, टारगेट t को हिट करना है, तो ये इसका रेंज हो गया, ऐसे रेंज हो गया 5 मीटर, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इनटू द फील्ड एज शोन इन द फिगर। अच्छा यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है q इज इक्वल टू, एक्चुअली q बाई एम है ना, q बाई एम गिवन है कितना, 10 पे पावर 10 कूलम पर मीटर केजी। यहाँ पे ग्रेविटी का बात नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन देगा, वो क्या होगा, फोर्स बाई मास। q बाई एम कितना है, 10 पे पावर 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 400√3। एक्चुअल में ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, इसलिए ग्रेविटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना एक्सेलरेशन आया। अब क्या है ना, ऑप्शन से देखेंगे हम लोग क्या फाइंड करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज गिवन है ना, तो रेंज को क्या लिख सकते हैं, u² साइन 2 थीटा बाई ए प्लस जी लिख सकते हैं, लेकिन जी का वैल्यू बहुत छोटा है के रिस्पेक्ट में। ये 5 गिवन है, u का स्क्वायर करेंगे, u कितना दिया, 2√10 इंटू 10 पे पावर 6, स्क्वायर करेंगे तो 4√10 का स्क्वायर 10, 10 पावर 6 का हो जाएगा 12, साइन 2 थीटा बाई ए कितना आ गया, 4√3 इंटू 10 पे पावर 12। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, ये 2 बार में, तो ये साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू आ रहा है √3/2। तो साइन 2 थीटा √3/2 है, तो ये 2 थीटा, अच्छा हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़े हैं ना कि सेम स्पीड से अगर हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो दोनों का रेंज सेम हो सकता है, प्रोवाइडेड θ1 + θ2 शुड बी 90। ये 2 थीटा अगर √3/2 है तो ये 60 डिग्री भी हो सकता है और 120 डिग्री भी हो सकता है। तो थीटा 30 डिग्री हो सकता है और 60 डिग्री हो सकता है, दोनों का सम देखो 90 हो रहा है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी में 30 और 60 है। फिर बात कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो दो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो दो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। T1 देखेंगे तो क्या है 2u साइन थीटा बाई जी ना, 2u साइन थीटा बाई जी, जी की जगह क्या लिखेंगे a, है ना डाउनवर्ड। 2u कितना है 2√10 इंटू 10⁻6 साइन थीटा, साइन थीटा का थीटा 30 डिग्री ले लें तो हाफ हो जाएगा बाई ए, कितना आया था 4√3 इंटू 10⁻12, ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो T1 कितना हो जाएगा, ये √10/√12 हो जा रहा है, तो हो जाएगा 5/6 इंटू 10⁻⁻6 को मैं लिख सकता हूँ माइक्रो सेकेंड। इसी तरह से दूसरा देखें हम लोग T2, जब एंगल चेंज करें ना तो 2u 10⁻6 साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 बाई ए कितना है 4√3 इंटू 10⁻12, ये √3 गया, 4 से कट गया, तो √10/4 √5/2, यहाँ भी वही क्या आएगा √5/2 माइक्रो सेकेंड। ये ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ओके, ये इजी क्वेश्चन में था। ये देखो क्या कह रहा है, शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप, सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस t। तो सोचो जरा, ये है ना, ये इसका थिकनेस देखो ये है ना, इसी को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, है ना, सेमी सर्कुलर में, सेमी सर्कल में अगर इसको फोल्ड कर दूं तो थिकनेस तो ये टी होगा ना, ऐसे फोल्ड करूंगा तो। एंड रजिस्टिविटी रो, रो वहां पे आया नहीं है, ये रुपया का साइन आ गया है। इट्स इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2 इफ अ वोल्टेज V0 इज अप्लाइड, डायग्राम में दिख रहा है, बिटवीन इट्स टू एंड्स ए करंट I फ्लोज इन इट। इन एडिशन it is observed that a transverse voltage del V develops between its inner and outer surface due to purely kinetic effects of moving electrons। okay, inner और outer एज के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है डेल वी। अब इसका ऑप्शन देखेंगे, करंट फाइंड करना है, तो करंट के लिए पहले इसका रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना जानते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो रेजिस्टेंस है क्या, ρL/A, एल क्या है दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जहाँ पे ये टर्मिनल है उस टर्मिनल का एरिया होगा, जहाँ टर्मिनल लगा हुआ है। लेंथ क्या होगा πr, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जैसे ही हम लोग लेफ्ट से राइट इधर आएंगे तो रेडियस बढ़ रहा है ना, रेडियस चेंज कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे जरा गौर करो, एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लिए, ठीक है, इसका रेडियस ले लिया r, दिख रहा है कलर ना, ठीक है, और इसका थिकनेस ले लिया डेल r, तो यहाँ पे भी कट होगा एरिया में, ऐसे थिकनेस में ऐसे कट होगा ना, ये एरिया दे देगा। इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक का लेंथ कितना हो जाएगा πr। तो पहले ये जो हम लोग कट किए है ना, ये वाला जो कट करेंगे अंदर भी जाएगा ना, थिक ये टी थिकनेस है तो ठीक है, समझ रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे जो कट कर रहा हूं ये ऐसे, ठीक है, और ये अंदर भी जाएगा ऐसे, है ना, थिकनेस है ना, तो कुछ इस तरह से होगा ये बन नहीं पा रहा है,
ठीक है, ये इस टाइप का निकलेगा, ऐसा होगा ये, ठीक है ना। तो पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग। इसका देखो, इसका ये ऐसे यहाँ टर्मिनल यहाँ लगा तो ये एरिया हो जाएगा, टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है ना, ये इसका लेंथ हो जाएगा, इसका रेडियस आर है तो लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, थिकनेस कितना है डी आर है। तो पहले जो ये स्ट्रिप कट किए हैं पहले उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। करंट के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा छोटा सा क्या डी आर इज क्या होगा रो एल बाई एरिया कितना हो जाएगा थिकनेस इंटू इसका विड्थ। तो डी आर नीचे आ गया, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, 1 बाई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाई रो पाई डी आर बाई आर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेकर R2 तक, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा है ना, R1 से लेकर R2 तक, सॉरी R1 से लेकर R2 तक। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाई रो पाई ये लॉग R2/R1। तो यहाँ से करंट आ जाएगा, करंट क्या हो जाएगा V/R सिंपल, तो V से C मल्टीप्लाई कर दो 1/R तो मालूम है, तो टी वी ये वी नोट था ना, बाई क्या हो जाएगा ये रो पाई लॉग R2/R1। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस में कौन हायर पोटेंशियल पे होगा। देखो जरा, ये जो है ठीक है, टर्मिनल यहां पे लगा हुआ है, यहां से करंट इन कर रहा है, यहां से आउट हुआ, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करंट जाएगा। तो अगर करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मूव करेगा है ना, उल्टा इसका ड्रिफ्ट स्पीड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसके ऊपर एक क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स QE। देखो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पे अगर डाउनवर्ड है ना, सेंटर के साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ऑपोजिट होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट होगा। मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसे होगा, दिख रहा है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनर से आउटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। इसका मतलब इनर वोल्टेज का इनर सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेयर टू आउटर वोल्टेज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना सेंटर से अवे है, तो इनर सरफेस is at higher voltage than outer। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज, है ना, तो ऑप्शन सी हो गया, आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज। नेक्स्ट कर रहा है डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसको अगर प्रूफ करना हो, यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया वो क्या होगा एम वी डी स्क्वायर बाई आर। ये ई क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस, दोनों एज के बीच का डिस्टेंस, ये R2 माइनस R1 एम वी डी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो डेल वी है potential difference between inner and outer surface is directly proportional to VD square। आगे देखो है ना ऑप्शन, हमने मालूम है ना करंट क्या होता है NaEVD, तो करंट का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली टू VD का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इन दोनों को देखो, अगर दोनों इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन में अगर 1 बोल दूं, इसे 2, यहां से क्लियर है ना कि डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, एज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 2 वेसल्स कंटेन वाटर सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर सेम है,
दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। और पोटासियम परमैंगनेट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन N1 एंड N2, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। N1 ग्रेटर देन N2 है, और N1 और N2 का जो डिफरेंस है वो डेल एन है ना। डेल एन जो है वो बहुत छोटा है N1 से। when they are connected by a tube of length L, cross sectional area S, then potassium permanganate starts to diffuse from the left to the right vessel through the tube. Consider the collection of molecules to behave as dilute ideal gas and the difference in their partial pressure in the two vessels causing the diffusion. Okay, ठीक है। The speed of the molecules is limited by the viscous force minus beta v on each molecule, where beta is a constant, neglecting all terms of the order del n square। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, देखो ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट में करा द फोर्स काउजिंग द मॉलिक्यूल टू मूव क्यों कर रहा है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, जरा गौर करो यहाँ से, P इज क्या होगा, N KBT, है ना। N इज द ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो हो जाएगा N1 माइनस N2, ये KBT तो कांस्टेंट है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इंटू S। तो फोर्स जो लग रहा है जिसकी वजह से डिफ्यूज कर रहा है वो क्या है, डेल एन KBTS। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बी ऑप्शन देखो, का फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, जरा गौर करना, ये जो ट्यूब है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये राइट। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल पी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम लोग देख चुके हैं। और जो लेफ्ट लगेगा ड्यू टू विस्कस फोर्स, वो कितना है, बीटा वी, एक मॉलिक्यूल पे है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों को इक्वेट कर देंगे फोर्स बैलेंस में, तो क्या हो जाएगा, बीटा वी N1 LS इज इक्वल टू डेल पी एस, कितना आया, डेल एन KBTS, एस कट जाएगा, तो बीटा वी N1 L, एस कट गया, तो डेल एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है। फिर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड। सी देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1, और वॉल्यूम कितना है LS, कह रहा है पर सेकेंड, तो डी जो क्रॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, N1 S DL बाई DT करेंगे तो V हो जाएगा, और ये किस टर्म में निकालना है, डेल एन के टर्म में। तो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को अगर मैं 1 बोलूँ तो यहाँ से अगर N1 का वैल्यू पुट करना चाहूँ, क्या हो जाएगा, डेल एन के बीटा टी बाई क्या हो जाएगा, बीटा वी एल, और ये क्या है, एस वी, ये वी भी कट जाएगा ना। देयरफॉर ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड विल बी डेल एन बाई, नीचे एल है, वी भी कट गया है, और ऊपर क्या बचेगा, ये के बीटा टी बाई, नीचे क्या है, बीटा इंटू और कुछ क्या है, एस है ना। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, लेकिन ऐसा तो है नहीं। या देखो ना, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है, देखो ऊपर में यहाँ से। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, दोनों इंडेक्स फिंगर पे ये रखना है रॉड को,
with the left at 0 और right at 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से 90 सेंटीमीटर, तो राइट से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक रॉड को इंडेक्स फिंगर पे ऐसे रखना है, लेफ्ट वाला बिल्कुल 0 पे रहेगा और राइट वाला कहाँ पे है 10, राइट से 10। when you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slip। ऐसे अनबैलेंस अगर दोनों किनारे पे होता तो अगर इंडेक्स फिंगर को अगर स्लाइड कराओगे तो दोनों स्लाइड करेगा, लेकिन एक अगर बिल्कुल किनारे पे है, दूसरा बिल्कुल कहीं मिडिल पे कहीं पे है, तो क्या होगा, जब दोनों फिंगर को ट्राई करना चाहोगे, डिस्प्लेस करना चाहोगे, तो सिर्फ एक ही फिंगर डिस्प्लेस होगा। ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, है ना। व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड द सेंटर, व्हेन अ स्केल इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, देन ओनली वन फिंगर विल मूव। इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लीप विथ रेस्पेक्ट टू द स्केल। जरा गौर करो, इस सिचुएशन में क्या है, ये जो स्केल है, ठीक है ना, इसमें अगर हम लोग दोनों फिंगर्स को मूव कराना चाहें तो सिर्फ एक ही फिंगर मूव होगा, जो साइड में है, ये यहाँ पे आ गया मान लेता हूँ इस, और ये यहीं पे रहेगा। सेंटर यहाँ पे है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कुछ मैं ले रहा हूँ x। अब क्या है ना, फिंगर्स और स्केल के बीच में फ्रिक्शन है। लास्ट लाइन में देखो गिवन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द फिंगर्स एंड स्केल आर 0.40 एंड 0.32, तो जो फिंगर मूव कर रहा था लेफ्ट वाला, उसके बीच काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, है ना। ये कितना है 0.32 इंटू नॉर्मल, और जो मूव नहीं कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, क्या हो जाएगा 0.40 इंटू n2। अब यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करें, अब तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया यहाँ पे, तो देखो फ्रिक्शन को अगर बैलेंस करें तो पॉइंट को हटा दें क्या होगा 32n1 इज इक्वल टू 40n2, है ना। चलो मैं अभी पॉइंट लगाता हूँ, और जब नॉर्मल का टॉर्क लेंगे सी के अबाउट, तो n1 का क्या होगा n1x, और n2 का क्या होगा n2 इंटू 40, दोनों को डिवाइड कर दो तो n1 n1 कट जाएगा, सॉरी n1 n1 कटेगा, इधर n2 n2 कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाता हूँ 32/x इज इक्वल टू आ जाएगा 40/40, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर सम डिस्टेंस, है ना, ये इस डिस्टेंस के बाद द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट वन स्टार्ट स्लाइडिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस XR। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब कौन मूव कर रहा है, राइट फिंगर यहाँ पे आ गया, मैं फिर यहाँ पे n2 ले रहा हूं, ये लेफ्ट वहीं पर है ना, ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला तो वहीं पे है, तो ये 32 होगा सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस बोल रहा है XR, कर ये XR कितना होगा। अभी जो मूव कर रहा है वो राइट फिंगर, तो राइट फिंगर और स्केल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0.32 इंटू n2, और लेफ्ट वाला तो रुका हुआ है, ये हो जाएगा 0.40 इंटू n1, इक्वेट करो 0.40 n1 इज इक्वल टू 0.32 n2, और नॉर्मल का टॉर्क देखेंगे सी के अबाउट, तो क्या हो जाएगा n1 इंटू 32 इज इक्वल टू n2 इंटू XR, दोनों को डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को 3 बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को 4 डिवाइड कर दो, n2 n2 कट जाएगा, n1 n1 कट जाएगा, तो 40/32 इज इक्वल टू 32/XR, तो XR इज इक्वल टू आ जाएगा 32/40, है ना। तो XR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 8 जा, है ना, 8 2 जा
16, 8, 3, 24 और 25.6 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल बैलेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, रोटेशन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when water is filled carefully in a glass one can fill it to height h above the rim। ये ऐसा पॉसिबल है, ग्लास का जो हाइट है अगर उसमें वाटर फिल करोगे तो ग्लास का जो हाइट है उससे ऊपर तक वाटर फिल हो सकता है ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन, टू हाइट h above the rim of the glass due to the surface tension of water। टू कैलकुलेट द h मतलब जितना ऊपर तक राइज किया, जस्ट बिफोर वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, मॉडल द शेप ऑफ द वाटर एबव द रिम एज ए डिस्क, है ना, ठीक है, ये डिस्क बन जाएगा। जो ऊपर में जो ग्लास के ऊपर जो है ना वो इस तरह से है। कितने हाइट का है ये, कितने हाइट तक राइज करेगा, कितना ऊपर तक लिक्विड जाएगा ये वाटर, एच तक। कब तक, कितना ऊपर तक जाएगा, जहां तक सरफेस टेंशन बैलेंस में रहे। तो ये एच फाइंड करना है, सरफेस टेंशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है और जी का वैल्यू गिवन है। जरा गौर करो, अगर मैं इसके हाफ पोर्शन को अगर मैं दिखाऊं, गौर करना, ये हाइट है ना, तो सरफेस टेंशन नीचे में लगेगा ऐसे टेंजेंशियली, है ना, टी इंटू आधा दिखा रहा हूं मैं, तो टी इंटू पाई इंटू इसका जो भी रेडियस है, और अंदर से जो प्रेशर लगाएगा है ना वो कौन सा प्रेशर, एवरेज प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, ये सेंटर है ये आर, इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 2r, हाइट h, तो क्या हो जाएगा 2RH। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये एवरेज प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन वाला फोर्स को। ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा रो जी एच बाई 2, है ना, h हाइट तक है, 2h इज इक्वल टू पाई टी, 2 से 2 कट जाएगा तो h इज इक्वल टू आ रहा है पाई टी बाई रो जी। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, h इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22.7 लिख रहा हूं क्योंकि t का वैल्यू 0.07 गिवन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई रो हो गया 10⁻3, जी का वैल्यू 10 है ना, 7 से 7 गया, तो ये h का वैल्यू आ जाएगा √20 इंटू 10⁻⁻6 को अगर बाहर लिखा हो तो ये mm में आ जाएगा। √22 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √22 4.69 है ना, तो h का वैल्यू आ गया 4.69 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच लेंथ एंड अ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। स्प्रिंग का एक लेंथ ओरिजिन पे फिक्स है। ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q इज अटैच्ड एट इट्स अदर एंड। स्प्रिंग के अदर एंड पे ये चार्ज इसका मास m है अटैच्ड है। द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस when a point dipole p pointing towards the charge q is fixed at the origin। एक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है ओरिजिन पे, है ना, किधर डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द चार्ज। The spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. If the point mass is now displaced slightly from its equilibrium position and released, it is found to oscillate। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1/del √k/m, ये डेल फाइंड करना है, कह रहा है कि ये डेल क्या है। देखो जब अभी इस पोजीशन में क्या लिख सकते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है
इधर डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सिस पे कितना 2kp बाई इतना, ये चार्ज पे इतना फोर्स लगाएगा, और इधर स्प्रिंग, इसको मैं k इंटू एक्सटेंशन लिखना है, मैं इसको k इंटू एल लिख रहा हूं, ठीक है। तो के एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2kp³ बाई एल क्यूब। यहाँ से k इज इक्वल टू आ रहा है, k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये k, तो के एस में लिखता हूँ इसको, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट को के एस, क्या हो जाएगा 2kp³ बाई एल पे पावर 4 हो जाएगा। अब अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए तो अब जो फोर्स लगेगा है ना, इस डायरेक्शन में के एक्स, के डेल एल कुछ भी लिखते हैं, के डेल एल, अच्छा एल प्लस डेल एल है ना, एल प्लस डेल एल, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया ना, और उधर क्या लगेगा, ये 2kp/q, ये के एस है स्प्रिंग कांस्टेंट, बाई एल प्लस डेल एल पे पावर क्यूब। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं एल के रेस्पेक्ट में, या डेल एल के रेस्पेक्ट में, अगर मैं ये इसको मैं फर्दर, ठीक है, डेल एल के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये के एस एल का तो जीरो हो जाएगा, माइनस 3×2=6 प्लस हो जाएगा ना 6kp³ बाई, ये डेल एल वेरी स्मॉल है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो डेल एल को अगर नेग्लेक्ट करूँ तो ये एल पे पावर कितना हो जाएगा 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के एस, और इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से इसको मैं लिख सकता हूँ 3ks, यहाँ से ये इक्विवेलेंट के दे दिया, कितना 4ks है ना, स्प्रिंग का इक्विवेलेंट के फाइंड कर लिए यहाँ से। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/2 अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाई एम, के इक्विवेलेंट 4ks पुट करेंगे तो 4 से 2 कट जाएगा, तो f इज इक्वल टू आ गया 1π√k/m। तो डेल की जगह क्या है पाई, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू 3.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, मोनोएटॉमिक है, इनक्लोज इन अ कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P एंड वॉल्यूम B। देखो सिचुएशन 1 में है ना, प्रेशर P है, वॉल्यूम B है, इट एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V, आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो जब वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा तो प्रेशर 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा 4 फैक्टर से, तो वर्क डन कितना होगा आइसोथर्मल में। फिर फर्दर क्या कह रहा है ना कि आफ्टर दिस द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V, फिर ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम कितना हो गया 4V से 32V हो गया, तो प्रेशर चेंज कर गया होगा। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में वर्क का रेशियो पूछ रहा है, आइसोथर्मल का वर्क डन क्या हो जाएगा PV V2/V1 है ना, ये एक सिचुएशन 1 है ये, तो आइसोथर्मल का वर्क डन हुआ 2PV/2। अब है सिचुएशन 2 से 3 में एडियाबेटिकली गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 में क्या हो जाएगा PV पे पावर गामा, मोनोएटॉमिक है, इज इक्वल टू P डैश और V पे पावर गामा, तो P डैश यहाँ से निकल आएगा P/4, ये क्या हो जाएगा 4B/32B, तो हो जाएगा 1/8 है ना, पे पावर 5/3, तो 5/3 है ना, ये 3 तो कितना हो जाएगा ये P/4, और ये 8 का मतलब 2 पे पावर 3, ये 3 कट जाएगा, तो 2 पे पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो P डैश इज इक्वल टू आ गया
बाई, ठीक है, अभी मैं यही लिखता हूँ 4 × 32। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक क्या हो जाएगा, है ना, प्रेस पीवी का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ पे क्या था, पीवी 2 वाली सिचुएशन में और 3 वाले में क्या है, पी हो गया P/4 × 32 और ये हो गया 32V, है ना। पीवी का डिफरेंस बाई गामा-1, गामा क्या है 5/3 - 1, ये 32 से 32 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 - 1, 3 3 जरा 9, 9/8 पीवी, देयरफॉर 9/8 ना, देयरफॉर हम लोग को क्या पूछ रहा है, वर्क आइसोथर्मल बाई वर्क एडियाबेटिक फाइंड करना है। तो 2 PV ln 2 बाई ये क्या आ रहा है 9/8 PV, तो ये PV PV कट जाएगा, है ना, तो हो जाएगा ये 16/9 ln 2, ये अप्रोक्स 1.77 आएगा। वर्क आइसोथर्मल बाई वर्क एडियाबेटिक, है ना। ठीक है 1.77 आएगा, तो यही यहाँ पे ये गिवन है कि F/ln 2, देखो वर्क आइसोथर्मल बाय वर्क एडियाबेटिक F/ln 2, तो F का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, देयरफॉर F का वैल्यू हो गया 1.77, F का वैल्यू फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विथ एयर कॉलम। ट्यूनिंग फॉर्क का अगर मैं F ले लूँ, रेजोनेंस कॉलम का NV/4L, यहाँ से ये क्लियर है ना कि FL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा रेजोनेंस में। इफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ट्यूनिंग फॉर्क मूव करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगा, कितना हो जाएगा F इंटू फॉर्क सोर्स मूव कर रहा है, यह स्पीड बाई V - VS2, तो F डैश इज इक्वल टू आ रहा है 320/318F, तो F डैश माइनस F कितना हो जाएगा 320 - 318 2F/318, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाई F इज इक्वल टू आ रहा है 2/318। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी चेंज्ड फॉर द रेजोनेंस टू अकर विद द मूविंग ट्यूनिंग फॉर्क। If the speed of sound in air is 320 meter per second, the smallest value of the change in percentage change required in the length। देखो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है वेरी स्मॉल है ना, तो इसमें हम लोग एरर मेथड यूज कर रहे हैं, del F/F प्लस del L/L इज इक्वल टू 0। तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करूं तो del F/F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में है ना del L/L इक्वल होगा, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन लेंथ यही फाइंड करना है ना, क्या हो जाएगा ये परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, del F/F कितना आ रहा है 2 × 100 200/318, तो 200 डिवाइडेड बाय 318 करेंगे तो आ रहा है 0.63%, ये कितना आ रहा है 0.63%, वेरी स्मॉल चेंज है ना इन लेंथ टू रिमेन इन रेजोनेंस। लास्ट क्वेश्चन है, एक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जरा गौर करो, सिग्मा जो गिवन है वो सिग्मा नॉट इंटू 1 - R/R है, और इस प्रिंट हो गया है। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क। देखो ये जो डिस्क है
है ना, चार्ज है ना, इसका रेडियस आर, ये चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। कह रहा है कि इसको एक स्फीयर इनक्लोज कर रहा है, इसको एक स्फीयर इनक्लोज कर रहा है, तो ये स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। ठीक है ना। और दूसरा स्फीयर पर एक बात देखो, डिस्क में कितना चार्ज है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रिंग कट करेंगे। ये रिंग कट के जिसका रेडियस स्मॉल आर है ना, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और थिकनेस डेल आर। तो पहले इस रिंग में कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना, सिग्मा इंटू एरिया, इसका एलिमेंट्री एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, एंड ये क्या हो जाएगा, आर डी आर माइनस 1/r आर स्क्वायर डी आर। टोटल निकालना है तो 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल डिस्क में कितना चार्ज होगा, कैलकुलेट करते हैं कि टोटल चार्ज कितना है। 2 पाई सिग्मा नॉट इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये r²/2, और ये हो जाएगा r³ में एक r कट जाएगा तो ये r²/3, तो Q इज इक्वल टू आ गया पाई सिग्मा नॉट r²/3। तो कह रहा है देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड फ्लक्स लिंक्ड विथ स्फीयर, कौन स्फीयर, जो इसको कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा है, वो दिया हुआ है फाई नॉट। कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, टोटल चार्ज इन द डिस्क। ये कितना निकला है, पाई सिग्मा नॉट r²/3 तो एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर दैट इनक्लोजेज द कंप्लीट डिस्क। नेक्स्ट कह रहा है electric flux through the another spherical surface of radius r/4 and concentric with the disk is phi, then find phi naught by phi। ओके देखो, हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसको हम लोग फाइंड करना है फाई नॉट बाई फाई। ये कौन सा फ्लक्स है जो कंप्लीट डिस्क को इनक्लोज कर रहा है, और ये जो फाई है वो कौन सा स्फीयर है, किस स्फीयर से, जिस स्फीयर का रेडियस r/4 हो। ये हो जाएगा टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ओनली चार्ज इनक्लोज बाई स्फीयर हुज रेडियस इज r/4। तो टोटल चार्ज कितना आया, पाई सिग्मा नॉट r²/3 बाई, ये चार्ज कैसे निकालेंगे उस फॉर्म, देखो यहाँ पे जो है इसे मैं इक्वेशन 1 बोलूँ, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोलूँ तो यहाँ पे जो मैं लिमिट लिया हूँ 0 से r, वो मैं 0 से r/4 ले लूँगा। तो क्या है ये 2 पाई सिग्मा नॉट, है ना, क्या था 0 से r/4 ले लेंगे तो ये r/dr, और ये था 0 से r/4, ये होता r²/r/dr, है ना। कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। ये हो जाएगा r² by 6
ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 32 माइनस ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 64 इंटू 3। आर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 6/32 है ना। ये हो जाएगा ये 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 32/6 इंटू 5 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, सॉल्व करने के बाद 6.4 एंड ये क्या आया 5/5। 5 इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ स्फीयर दैट इंक्लोजेस द होल डिस्क एंड 5 इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ द स्फीयर whose radius is 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था पेपर 1 का सॉल्यूशन है ना, एडवांस 2020 जेई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेपर 2 देखेंगे। ओके।